नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 10 की आज पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे इस YouTube चैनल पे आपको सारी क्लासें कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 के मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी वीडियो मिलेंगे। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1। जो प्रश्न वाला 1 है ये काफी सरल एक्सरसाइज है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। हमने कक्षा 9 में तो ये पढ़ा है कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं और उन संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। उन्हीं में से एक संख्या है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की परिभाषा आपने पढ़ रखी है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनके योग से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को तो हम p बटा q से दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्या वे समस्त संख्या जिनका वर्गमूल संभव नहीं होता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इनसे योग से जो संख्या मिलती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जो नंबर लाइन होती हैं उन पे जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, मतलब इनको नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है उसकी संख्या है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, 140 को उतारेंगे और इस तरह के अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में से जमाएंगे और उस छोटी से छोटी संख्या का हमें भाग देना है जो 140 में चला जाए। तो 2 का भाग देते हैं तो 70 बार गया, 2 का भाग देते हैं तो 35 बार गया। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 3 का, 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 7 35, 7 बार गया और 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 हुआ। लास्ट में एक आने पर इनको गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना कहलाता है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये वाली संख्या हो गई, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से लिखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट का ही सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में हमें संख्या दे रखी है 156। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर 156 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 78 बार गया। 2 का भाग देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 39 बार गया। फिर इसमें 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार गया। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा तो 1 बार गया। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड 156 के क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13।
इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3825। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर 3825 के हम फैक्टर करते हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग देखते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 3 का भाग 4 का नहीं जाएगा, 5 का भाग देते हैं, 5 8 40 और 5 25। फिर 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35 और फिर 17 का भाज्य संख्या है 17 एकम 17। तो हम यहां देखते हैं कि 3825 के जो टुकड़े हुए वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 प्राप्त हुए। इस तरह से हम 3825 के टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 5005। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, 5005 के हम टुकड़े करते हैं। आप सभी को अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो शेयर जरूर करना, इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं दोबारा वीडियो तैयार करूं। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा काम करने के लिए। इसमें हम 5 का भाग देंगे और किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं। 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर इसके अंदर हम 7 का भाग देते हैं, 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 तिया 21। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, 13 में फिर 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसका अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन है। 7429 अभाज्य गुणनखंड करने पर। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429 इस तरह से। इसमें जो शुरुआती संख्या है वो है, जिसका भाग इसमें जाएगा, इसमें 2 से लेकर आप 16 तक डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। 2 से लेकर और 16 तक इसमें आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड जो है वो इसमें 17 से स्टार्ट होगा। अब यहां 7429 में हम 17 का भाग देते हैं, 17 चौक 68, कितना बचेगा, 6। अगली संख्या 2, 17 × 51, कितना बचेगा, 11। फिर 9 119, 17 7 119। तो भाग कितनी बार गया, 437। तो यहां उतार देते हैं 437। फिर इसमें 19 का भाग देते हैं, 437 में किसका भाग जाएगा, 19 का। 19 दूना 38, 5, अगली संख्या 7 और 19 थी 57। 23 बार गया। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23। तो 7429 के क्या अभाज्य गुणनखंड बने, 17 19 23। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम डिस्कशन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप HCF और LCM बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
बिना अभाज्य गुणनखंड सीखे एचसीएफ और एलसीएम में आपको डाउट रहेगा, तो इसके लिए पहले आप अभाज्य गुणनखंड अच्छे से सीख लें। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणनफल एलसीएम के बराबर होता है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में जांच करके बताएंगे कि जिन संख्याओं पर हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका एचसीएफ और एलसीएम सही है या गलत। दूसरे के पहले में दो संख्या दे रखी है हमें 26 और 91। तो किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ध्यान देना। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणा 13 यानी 13 दूने 26, और फिर हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी 13 7 91, 13 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड के बाद एक तरफ तो हम निकालेंगे एचसीएफ और फिर निकालेंगे हम एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है में से महत्तम समापवर्तीय और एलसीएम का मतलब होता है ले से लघुत्तम समापवर्तीय। में से के अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले गुणनखंड में और इस वाले गुणनखंड में जो संख्या मैच करती है उसे ही लिखते हैं, और जो संख्या मिलती नहीं है या मैच नहीं करती हैं उन संख्या को एचसीएफ में नहीं उतारा जाता। तो ऊपर वाले अभाज्य गुणनखंड में 13 है और नीचे वाले अभाज्य गुणनखंड में 13 है, इसका मतलब 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। लेकिन एलसीएम में हम देखते हैं कि जो संख्या मैच कर रही है उन्हें भी लिखते हैं और जो संख्या मैच नहीं करती है उन्हें भी लिखा जाता है। तो 2 को भी लिखा जाएगा, 13 दोनों में एक एक बार मैच कर रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, और 7 को भी लिखा जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 7 दूने 14 गुणा में है 13, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। 14 को 3 से गुणा किया, 14 थी 42, हासिल कितना हो गया 4। 14 को 1 से गुणा किया, 14 कम 14, और हासिल इसमें 4 जोड़ते हैं तो 14 और 4 18, 182 हो गया। अब हमें जांच करनी है कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो सही है या गलत। तो उसका एक सूत्र याद कर लेना, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए गुणा बी का मतलब होता है जो प्रश्न पत्र में हमें संख्या दे रखी है, तो एक तो है 26 और एक है 91, और एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ कितना दे रखा है 13 और एलसीएम कितना दे रखा है 182। इनको गुणा कराएंगे, अगर दोनों तरफ का गुणनफल बिल्कुल बराबर आया तो एचसीएफ और एलसीएम सही हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो हम 26 को और 91 को गुणा कराते हैं सबसे पहले इन दोनों को। तो 26 और 91 को गुणा कराते हैं तो 26 एकम 26, फिर 9 से गुणा कराएंगे तो 9 6 54, हासिल 5, 9 2 18 और 5 23, यहाँ पे 6, 4 और 2 6, 3 2, इधर गुणा किया तो 2366 है, इधर भी गुणा करा के देख लेना 2366 ही आएगा। मतलब इस जांच में ये पाया गया कि जो एचसीएफ और एलसीएम उपरोक्त संख्याओं का हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो लास्ट में यहाँ पे हम हैंस प्रूफ लिख सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसकी संख्या है 510 और 92। तो हम सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और फिर हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोनों के गुणनखंड कर ले अभाज्य गुणनखंड। 510 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से रफ में करेंगे, 2 का भाग दिया, 2 दूने 4, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, 3 का भाग, 3 अट्ठे 24, 3 पंजो 15, 3 का भाग, 3 दूना 6, 7 8, अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 5 7 35, 17 का भाग दिया, 17 एकम 17। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है। फिर इसी तरह से हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। इस तरह से हमारे पास 92 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 23। हमें निकालना है एचसीएफ और हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब मैथ्स है
और एलसीएम का मतलब लेस है। मैसे में हमें केवल मिलते मिलते पद लेने हैं, तो दोनों में 2 मैच कर रहे हैं तो एक बार उतार दिया। 3 अब नहीं है, 5 अब नहीं है, 17 अब नहीं है, 2 ऊपर मैच नहीं कर रहा, 23 ऊपर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो केवल एचसीएफ का कितना आ जाएगा 2। एलसीएम की हम बात करें, जो पद मिल रहे हैं उन्हें भी लेना है, जो पद नहीं मिल रहे हैं उन्हें भी लेना है। 2 इसमें एक ही बार है जबकि इसमें 2 बार है, तो अधिकतम बार वाले को लेते हैं, नहीं 2 बार लेंगे। 3 इसमें एक ही बार है, 5 इसमें एक ही बार है, 17 इसमें एक ही बार है और गुणा में 23 भी इसमें एक ही बार है। इन सबको हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां पे 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंजो 60। यहाँ पे 17 से गुणा कराते हैं, 17 थी 51, हासिल कितना हो जाएगा 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो गया 39। 0 को उतारा, 6 से गुणा किया, 6 कम 6, 9 6 की 54, हासिल हो जाएगा 5। 6 थी 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23,460। यानी इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ तो है 2 और एलसीएम है 23,460। ये रफ काम है, ये रफ में करना है, ध्यान रहे, केवल फेयर काम इतना सा रहेगा। अब हम जांच करेंगे कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए का मान दे रखा है 510, बी का मान दे रखा है 92, एचसीएफ का मान आ गया 2 और एलसीएम का मान दे रखा है 23,460। गुणा कराते हैं, 2 को 0 से गुणा किया, 2 को 6 से गुणा किया, 2 को 4 से गुणा किया, 1 जोड़ा, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया। 46,920 जब आप गुणा करोगे तो 46,920 उस साइड भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 336 और 54। सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है यहां तक। सबसे पहले हम 336 के टुकड़े करते हैं। 336 के टुकड़े क्या होंगे, इसमें सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 3 7 तो 21, 7 एकम 7। तो यह अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 7। ठीक है। उसके बाद 54 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 54 के। 2 का भाग दिया तो 27 बार, 3 का भाग दिया तो 9 बार, 3 का भाग दिया तो 3 बार, 3 का भाग दिया तो 1 बार। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमने अभाज्य गुणनखंड यहां से जो निकाले थे वो ऊपर कॉपी कर दिए। अब वही सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है और फिर हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब मैस है और एलसीएम का मतलब लेस है। मिलते मिलते देखो एचसीएफ के अंदर 2 मैच कर रहा है, फिर 2 मैच नहीं करेगा, 3 ऊपर भी है और नीचे भी है तो 3 मैच कर रहा है, बाकी 7 मैच नहीं करेगा। 3 को 2 से गुणा किया तो 6। एलसीएम में हम क्या करते हैं, 2 इसमें एक बार है लेकिन इसमें 1 2 3 4 बार है, तो अधिकतम बार वाले को लेते हैं, 1 2 3 4। 3 इसमें 3 बार है जबकि इसमें एक ही बार है, तो अधिकतम बार है 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे और फिर हमें 7 भी दे रखा है तो 7 को लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब केवल मिलते मिलते पद लेने दोनों में, और एलसीएम का मतलब जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेना है, जो मिल रहा है उसे भी लेना है। लेने का क्रम हम जानते हैं कि अधिकतम बार वाले को एलसीएम में लिया जाता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 को फिर 3 से गुणा किया, 16 एकम 16, 16 दूने 32, 16 ती 48। यहां पे 3 तिया 9 और 9 सातों 63 हो गया। 48 को 63 के साथ गुणा करना है तो 63 गुणा 48, 8 तिया 24, हासिल हो जाएगा 2, 8 छंग 48, 49 50,
4 से गुणा किया तो 4 3 12 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 4 2 0 1 3, 3024 इसका क्या निकल कर आ गया एलसीएम। जो रफ काम है उसको मैं साइड में कर रहा हूं। अब हम जांच करेंगे कि जो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला है वो सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए कितना दे रखा है 336 है, बी कितना दे रखा है 54 है, एचसीएफ कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 3024। गुणा कराओ इन दोनों को, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14 और 6 18। उधर जब गुणा करोगे दोनों संख्या को तो 18,144 ही आएगा। दोनों तरफ संख्या मैच कर रही है, इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो बिल्कुल सही है। ऐसे हमारे इस प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिनमें हम सीखेंगे कि तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। जिस तरह से 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी तरह से 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। फर्क इतना होता है कि उसमें हम 2 संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करते थे और यहाँ पे हम 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम तैयार करेंगे। इसमें जांच नहीं करनी है, प्रश्न में नहीं पूछा गया है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकाल के छोड़ना है। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 12 15 और 21। 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसी तरह हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और फिर उन अभाज्य गुणनखंड में एचसीएफ और एलसीएम का चयन किया जाएगा। 12 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 3 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7। सबसे पहले हम एचसीएफ यानी इसका मैस है और बाद में हम एलसीएम यानी इसका लेस है। ठीक है, देखो एचसीएफ इन तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब तीनों में 3 मिल रहा है और मिलते हुए पद को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब बात आती है एलसीएम की, तो सभी को लेना है, जो मिले उसको भी, जो नहीं मिले उसे भी। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार उतार दिया। 3 इन तीनों में 1 बार ही है तो 1 बार ही लेना है। फिर 5 भी हैं और 7 भी हैं, मल्टीप्लाई कराओ। 2 दूना 4, 4 3 12 और 5 7 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 दूना 70 हासिल 7, 35 से कम 35, 35 और 7 42, 420। तो 3 संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम 420 आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 17 23 और 29। तो हम पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर हम 23 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है तो आप थोड़ा ध्यान से कॉपी में उतारना। और फिर 29 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 17 को देखते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 एकम 17, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड यही होगा। फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 23 एकम 23 यानी अभाज्य संख्या है। और फिर हम 29 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 29 एकम 29 ही रहेगा। एक तो हमें एचसीएफ निकालना है यानी मैस है, और एक हमें एलसीएम निकालना है यानी लेस है।
मिलते मिलते सभी पद HCF में आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इन तीनों संख्याओं में एक के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब HCF कितना हो गया? एक। और LCM की हम बात करें, जो मिल रहे हैं वो पद भी लेने हैं, जो नहीं मिल रहे हैं वो पद भी लेने हैं। तो 17 और किसी में नहीं है, लेना है। 23 और किसी में नहीं है, लेना है। 29 किसी में नहीं है, लेना है। और एक सब में आ रहा है। मल्टीप्लाई कराते हैं। 17 × 51 हासिल बनेगा 5। 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया? 39। और 29 एकम 29। फिर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कराते हैं, 391 और 29 को। 9 एकम 9, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35। 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 9 दूना 18 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पे 9 3 8 5 13 हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11, 11,339। इस तरह से हमने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि तीन तीन संख्याओं का HCF LCM कैसे निकालते हैं। एक इसका अंतिम क्वेश्चन और बच रहा है, थर्ड, दूसरे का तीसरा, जिसमें संख्या में दे रखी है 8 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड। फिर हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरह हम अंतिम संख्या 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 होता है। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 1 होता है। और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 1 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। फिर इनमें से हम HCF और LCM बनाएंगे। HCF का मतलब होता है में से और LCM का मतलब होता है लेस से। HCF का मतलब समी भी मिलना चाहिए, एक के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा, एक एक एक, बाकी तीनों संख्या अलग अलग हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हम LCM निकालेंगे, जो मिल रहा है उसे भी लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेना है। ठीक है, तो यहां देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है। ये 1 है, ध्यान रहे। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। और सब में एक कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लाई कराओ। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8 हो गया, 3 को 3 से 9 हो गया, 5 को 5 से 25 हो गया। अब यहां पे 25 8 है 200, फिर 9 से गुणा करा देंगे, 9 दूना 1800। इस तरह से तीनों संख्याओं का HCF और LCM हमें प्राप्त हो गया। तीन तीन संख्या और दो दो संख्या पर HCF और LCM निकालना हमने सीख लिया है। यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। आप पुराने प्रीवियस के पेपर निकालोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अभी डेस्क वर्क भी आ चुकी हैं, तो डेस्क वर्क में भी ये क्वेश्चन होगा। दो संख्या है 306 और 657, जिनका HCF हमें 9 दे रखा है, और इन्हीं दो संख्या 306 और 657 का LCM कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। पीछे जहां पे हमने HCF और LCM सत्यापित किया था, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A × B बराबर HCF × LCM। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सूत्र याद आ जाएगा। दो संख्याओं का मतलब है कि पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। HCF हमें 9 दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करना है। LCM हमें ज्ञात करना है तो 306 और 657 के बटे में 9 आ जाएगा। गुणा में था, भाग में आ गया। 9 का हम भाग देते हैं, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, यानी 34 बार गया। तो अब हमें 34 को 657 के साथ गुणा करा के लिखना है।
657 को हम 34 के साथ गुणा कराते हैं। 7 चौक 28 हासिल 2, 5 चौक 20, 22 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, 7 3 21 हासिल 2, 5 3 15, 16 17 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। यहाँ पे 8 3, 6 6 12 13 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 12 हासिल 1 और 1 कितना हो गया 2। मल्टीप्लाई कराने पे जो नंबर आया वो 22,338 है, जो कि इन संख्याओं का एलसीएम है। तो इस तरह से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें दोनों संख्या और एचसीएम पता हो तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है क्या। देखो, हमें एक संख्या दे रखी है 6 की पावर n, और इसमें n के लिए कहा गया है कि ये एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है, 6 की पावर n की जगह 1, 6 की पावर n की जगह 2, 6 की पावर n की जगह 3, 6 की पावर n की जगह 4, और ये प्राकृत संख्या रखते हुए हमें वो संख्या चेक करनी है जिस पर क्या यह संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। इसके लिए हम एक ही कितनी संख्याओं के लिए चेक करेंगे? 1 से लेकर अनंत तक तो बहुत संख्या होती है। तो अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है तो उसका तरीका क्या है कि हम चेक कर ले कि वो संख्या शून्य पे समाप्त होगी। इसके लिए हम जानते हैं कि पहला जो शून्य पे समाप्त होने वाला नंबर है वो है 0। जब हम 0 के फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो वो होता है 2 गुणा 5। तो हमें ये पता चल गया कि किसी भी संख्या को अगर शून्य पे समाप्त करना हो तो उसका भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 या 5 में से कोई एक संख्या एब्सेंट रही तो उस संख्या का मान कभी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो हम इसी तरह से 6 की पावर n का भी चेक कर लेंगे कि क्या यह कौन सी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पे समाप्त होती है। तो इसके लिए हम 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं कि उसमें 2 और 5 है या नहीं। अगर एब्सेंट है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी, और अगर है तो वह 0 पे समाप्त होगी। तो यहां पे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो पहले हम 6 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 तिया 6, और पावर n को भी ऊपर लिख देते हैं क्योंकि 6 की पावर n हमें दे रखी है। अब इसमें देखते हैं कि 2 तो है लेकिन 5 का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब 6 की पावर n संख्या किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ये इस तरह से हमने आसानी से चेक कर लिया। तो क्या लिखते हैं, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है। 5 का स्थान नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये रफ काम है, ये रफ काम है, ध्यान रखें। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या शून्य पे समाप्त होती है और कौन सी संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। तो एक तरफ तो हमें दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी तरफ हमें दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो चेक करना है कौन सी संख्या भाज्य संख्या और कौन सी भाज्य नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं दोनों में क्या 13 नजर आ रहा है और इधर भी दोनों में 5 नजर आ रहा है, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं।
तो इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 चला गया तो 1, प्लस 13 चला गया तो 1। और यहाँ पे दोनों में से 5 कॉमन लेते हैं, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 चला गया तो 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 चला गया तो 1। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 7 77, 77 एकम 77, प्लस में कितना है 1। यहां पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो गया 5, 6 7 तो 42, 4 3 12 दूना 24, और लास्ट में प्लस का 1। यहां पे 13 गुणा 77 और 1 कितना हो गया 78, यहां हो गया 5, मल्टीप्लाई कराते हैं, 24 दूना 48, हासिल कितना हो जाएगा 4, 24 दूना 48 का डबल 96, 24 चौके 96, 96 और 4 कितना हो गया 100, प्लस में कितना हो गया 1। 13 गुणा 78 यहां पे आ गया, और यहां 5 गुणा 1001 और 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009। अब इन दोनों संख्या में हम देखते हैं कि ये संख्या हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गई। इस वाली संख्या का गुणनखंड आ गया 13 गुणा 78, और इस वाली संख्या का गुणनखंड आ गया 5 गुणा 1009। अगर किसी एक संख्या के एक से ज्यादा गुणनखंड हमें मिले, जैसे इस वाली संख्या का गुणनखंड 13 गुणा 78 है और इस वाली संख्या का गुणनखंड 5 गुणा 1009 है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः उपरोक्त संख्याएं भाज्य संख्या है क्योंकि इनमें एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात दोनों के द्वारा एक साथ चक्कर लगाने के बाद लिया गया वो समय हमें क्या करना है, ज्ञात। देखिए कोई ये एक वर्ताकार मैदान हो गया, इस वर्ताकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, और इसी मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। और प्रश्न में पूछ रहा है कि जब दोनों एक साथ एक समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमें दोनों के द्वारा एक साथ लिया गया समय पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय बराबर 18 मिनट, और इसके हम टुकड़े करते हैं तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, फिर 3 गुणा 3, ये इसके टुकड़े प्राप्त हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 3 18। रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय तो सबसे पहले हमने समय लिखा 12 मिनट और फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए।
2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया और 3 का भाग दिया, तो 2 दूने 4, 4 त्रिक 12। हमें केवल दोनों के द्वारा एक साथ चक्कर लगाने में लिया गया जो समय है वो एलसीएम है। मैं यहां लिख देता हूं, दोनों के द्वारा एक साथ चक्कर लगाने में लिया गया समय, और वो समय किसके बराबर है? एलसीएम के बराबर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लेस है। ठीक है, लेना सभी को है, जो मिल रहे हैं उसे भी, जो नहीं मिल रहे हैं उसे भी। 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है तो 2 बार ले लिया। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है तो 2 बार ले लिया। अधिकतम बार वाले को लेते हैं एलएसए में। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, 3 तिया 9 और 9 चौका 36। तो दोनों के द्वारा एक साथ उस वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में लिया गया समय 36 मिनट प्राप्त होता है। यहां पर आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट है। 1.1 के बाद हम कल 1.2 डिस्कस करेंगे और फिर इस प्रश्नावली को एंड करेंगे। उसके बाद में एक बार लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। इसमें डेस्क वर्क के हर मॉडल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन समझा दूंगा और इसके एग्जाम्पल करवा दूंगा। तो आप जो भी डाउट अगर आपका रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स ही हमें आगे काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।